हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रताप पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल इन पढ़ाई में डीजी। और आज का जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसको लिखा है देबोरा कॉली ने। और ये स्टोरी एक्चुअली में एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी। और वो कुछ उम्र तक क्या होती है, उसको सब कुछ ढंग से सुनाई देता है, सब कुछ अच्छे से सुनाई देता है। पर जब वो 11 ईयर ओल्ड हो जाती है तो अचानक से एक दिन उसको पता चलता है कि उसके जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो क्या हो चुके हैं, इम्पेयर्ड हो चुके हैं। मतलब वो कह सकते हैं कि उसकी सेंस ऑफ हियरिंग क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब वो सुन नहीं सकती थी और ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी उसके घर वालों के लिए भी, उसके लिए भी। पर वो हिम्मत नहीं हारती है और वो अपने मन में ठान लेती है कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीना चाहती है और वो जी के दिखाएगी। और उसी के बारे में है चैप्टर। आइए आगे देखते हैं। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो उस दिन की अगर बात करें तो ये कैसा दिन था। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो उस दिन क्या था, बहुत ही रश आवर का टाइम था। क्राउड्स मतलब भीड़ जो है, जॉसल मतलब धक्का मुक्की कर रही थी, फॉर पोजीशन कुछ जगह के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो कि एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म था जो कि अंडरग्राउंड था। अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, स्लाइट का मतलब छोटी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि अपनी उम्र 17 साल की उम्र से भी काफी छोटी लग रही थी, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। थोड़ी सी नर्वस थी पर फिर भी एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको जो ट्रेन आ रही थी उसकी वाइब्रेशंस वो महसूस कर पा रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन एकेडमी ऑफ लंदन में। म्यूजिक जो कि एक म्यूजिक की बहुत ही फेमस एकेडमी है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पढ़ना अपने आप में बहुत ही एक गर्व की बात होती है। तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका क्या था, उस दिन पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्म। और ये एक्चुअली में वो पहला दिन क्या था, थोड़ा सा फ्राइटनिंग भी था। डॉन्टिंग का मतलब फ्राइटनिंग, थोड़ा सा घबराहट भरा भी दिन था, थोड़ा सा डरावना भी लग रहा था, क्योंकि वो उसका पहला दिन था। और डेफिनेटली क्या थी, वो एक ऐसी लड़की थी जो सुन नहीं सकती थी, और वो क्या म्यूजिक सीखने गई थी, वो भी कौन सी जगह पे, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और वो कितना डरावना था, जितना कि किसी एक टीनेजर के लिए होगा जो कि फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, मतलब एक स्कॉटलैंड के जो है किसी छोटे से गांव से आई हो, और वो एक टीनेजर लड़की हो, तो उसके लिए उतना ही घबराने वाला होगा जितना कि आज एवलिन के लिए है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन उसकी सिर्फ घबराहट ही सबसे बड़ा एक जो है उसके लिए कोई चैलेंज नहीं थी, बल्कि उसके लिए और भी बहुत सारी, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो उसका था वो क्या था, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। वो पूरी तरीके से क्या थी, डेफ थी। प्रोफाउंडली का मतलब वेरी डीप, तो पूरी तरीके से क्या थी, लगभग डीप थी, उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। और ये जो इसकी लॉस ऑफ हेयरिंग थी, मतलब जो इसकी सुनने की जो क्षमता थी, ताकत थी, वो कैसे खत्म हुई, धीरे धीरे खत्म हुई। इट वॉज ग्रेजुअल, इट वॉज स्लो, बहुत अचानक से नहीं खत्म हुई, बट स्लोली इट डिमिनिस्ड। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। और उसकी माँ याद करती हैं कि उनको कभी कभी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग वाज रॉन्ग। व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और ये उस दिन की बात है जब वो 8 साल की थी एवलिन, और उस दिन पियानो प्ले करने के लिए इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, वहां पे उसका नाम बुलाया जा रहा था, एंड शी डिडंट मूव, और वो अपनी जगह से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। तो उसी समय जो एवलिन की माँ है वो कहती हैं कि उसी दिन मुझे रियलाइज हुआ कि शायद उसने सुना नहीं है। सेज इसाबेल ग्लेनी, ये क्या है, उनकी माँ का नाम। इसाबेल ग्लेनी कौन है, एवलिन ग्लेनी की माँ है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस। कुछ समय तक एवलिन जो है इस बात को छुपाने में, अपनी उसकी जो डिफनेस थी उसको छुपाने में कामयाब हो गई थी। कंसील का मतलब क्या होता है, छिपाना। फॉर ग्रोइंग, हर ग्रोइंग डिफनेस, जो कि अच्छा धीरे धीरे क्या हो रही थी, उसकी डिफनेस क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, उसको छुपाने में कामयाब थी कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए।
फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, यहाँ अपने फ्रेंड से भी छुपा के रखी थी और अपने टीचर्स से भी छुपा के रखी थी। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, और लेकिन जब वो 11 ईयर्स की लगभग हुई, उसके स्कूल में मार्क्स बहुत ही नीचे गिर रहे थे, लगातार गिरते जा रहे थे, बहुत ही ज्यादा गिर चुके थे। डिटेरियोरेटेड मतलब समथिंग विच फॉल्स, तो उसके मार्क्स क्या हो रहे थे, गिर रहे थे, इट वॉज फॉलिंग डाउन। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर। अर्ज्ड का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट। तो उसी दिन उसकी जो हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट किया, हर टू टेक हर टू अ स्पेशल स्कूल, स्पेशलिस्ट। उसी दिन उसकी जो है हेड मिस्ट्रेस ने उसकी माँ से रिक्वेस्ट किया कि इसको जो है एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं और कुछ पता करें कि आखिर में इसकी दिक्कत क्या है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, और ये उसी दिन जो है क्या हुआ गया, इसके इसके बारे में पता चला, उसके घर वालों को भी पता चला कि उसकी जो हियरिंग थी वो क्या हो गई है, इम्पेयर्ड हो चुकी है, मतलब अब वो जा चुकी है एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। किसकी वजह से हुआ है, ग्रेजुअल नर्व डैमेज। नर्व उसका थोड़ा सा कुछ क्योंकि सेंस ऑफ हियरिंग किससे रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसकी जो है कुछ नर्वस सिस्टम में कुछ किसी तरीके का जो है डैमेज हुआ, जो कि क्या था, बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही स्लो था, पता नहीं चला। पर आज अचानक से जो है 11 ईयर ओल्ड की जब की थी, तो बाद में जो है उसके चेकअप कराने के बाद पता चला कि वो उसकी हियरिंग क्या हो चुकी है, जा चुकी है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर दी डेफ, और फिर उनको एक सलाह दी गई कि उसको जो है कुछ हियरिंग एड्स उसको लगा देना चाहिए। सो जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनको कुछ मशीन्स लगाई जाती हैं जिनको क्या कहते हैं, हियरिंग एड, और फिर उसको एक ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ पे डेफ बच्चे पढ़ते हो। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, और ये एवलिन के लिए क्या था, अचानक से सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने अपने मन में ठान ली थी कि वो कभी भी जो है गिव अप नहीं करेगी, कभी भी जो है अपनी हिम्मत नहीं हारेगी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय, अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो अपना उसका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको परस्यू करेगी, मतलब उसी को फॉलो करेगी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, और उसने जो है उसी दिन डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन ही प्ले करेगी। जाइलोफोन एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्टिक की मदद से क्या किया जाता है, बजाया जाता है। स्टिक की उसके ऊपर धीरे धीरे उसको टच कराते हैं, और इस तरीके से जो धुन निकलती है, जो आवाज निकलती है, बहुत ही सुरीली होती है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एक्चुअली में परकुशन इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। मतलब जाइलोफोनिक क्या है, एक परकुशन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको या तो हाथ की मदद से ठोक के बजाया जाए, या फिर जो है किसी स्टिक की मदद से जो है उसको जो है बजाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, परकुशन। जैसे कि ड्रम को स्टिक की मदद से बजाया जाता है, और जाइलोफोन भी स्टिक की मदद से ही बजाया जाता है, ढोलक को हाथ की मदद से बजाया जाता है, तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, परकुशन इंस्ट्रूमेंट। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट, और उसी दिन उसने डिसाइड किया कि वो भी इसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, और वो जिससे भी ये कहती थी, हर कोई उसको क्या करता था, डिस्करेज करता था, नहीं नहीं नहीं, तुम कैसे बजा सकती हो, तुम तो सुन ही नहीं सकती हो, फिर बजाओगी कैसे। बट परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स, परकुशनिस्ट मतलब एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो कि ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे जो कि या तो हाथ की मदद से या तो स्टिक की मदद से बजाए जाते होंगे। तो रॉन फॉब्स के नाम के एक व्यक्ति थे जो कि क्या थे, परकुशनिस्ट थे। उन्होंने जो है एवलिन ग्लेनी का पोटेंशियल को पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने जो है ट्रेनिंग शुरुआत की एवलिन की। और कैसे ट्रेनिंग शुरुआत की, उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम रखे और उनको जो है अलग अलग टोन्स में बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, और उन्होंने एवलिन से कहा कि तो अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से, वो हमेशा कहते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, उसको किसी अलग तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि ऐसा उनके टीचर उनसे कहा करते थे। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम दी वेस्ट डाउन, और फिर कहती हैं कि अचानक से मुझे एक दिन ऐसा एहसास हुआ कि जब कोई ड्रम बहुत ही हायर नोट पे बजता है तो मुझे मेरे वेस्ट के ऊपर मुझे क्या होता है, उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस होती है,
और जब कोई लोअर नोट पे बजता है तो मुझे मेरे वेस्ट के नीचे हल्की वाइब्रेशन महसूस होती है। और इस तरीके से वो नोट्स को अपनी बॉडी वाइब्रेशन से जो है रिलेट करने लगी और उसको पहचानना सीख गई। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स उसी एक्सरसाइज को बार बार उसके साथ करते रहे। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और बहुत जल्दी ही एवलिन को यह भी पता चला कि अलग अलग तरीके के नोट्स वो अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स से जो है सेंस कर सकती है। जब उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स वाइब्रेट करते हैं तो उसको बहुत ही अलग अलग तरीके के नोट्स महसूस होते हैं, म्यूजिकल नोट्स, और उनको पहचान सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। और एवलिन कहती है कि मैंने वो सीख लिया था, अपने शरीर को, अपने माइंड को जो है साउंड और वाइब्रेशन के प्रति खोल के मतलब जो है खोलना सीख लिया था, मतलब उसको पहचानना, अपने बॉडी से उसको पहचानना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और उसके बाद जो कुछ भी था वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ दृढ़ निश्चय, यानी उसका डिटर्मिनेशन, शेयर डिटर्मिनेशन, और उसकी कड़ी मेहनत यानी उसका हार्ड वर्क था। She never looked back from that point onwards. और फिर उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra. एक youth orchestra के साथ पूरे United Kingdom की उसने यात्रा की। And by the time she was 16, जब वो 16 साल की थी, she had decided to make music her life. उसने अपने जीवन में निश्चय कर लिया था कि म्यूजिक ही उसका जीवन बनने वाला है। She auditioned for the Royal Academy of Music. और उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन किया, जिसके लिए वो उस दिन ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रही थी। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उसने जो है एकेडमी की हिस्ट्री में, जो रॉयल एकेडमी है ऑफ म्यूजिक है, उसकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स पाने वाली लड़की भी बनी। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ बढ़ने लगी, जहां पे वो अकेले ही जो है परफॉर्म कर रही होती थी। एंड एट द एंड ऑफ द हर 3 year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और उन 3 सालों के खत्म होते होते उसने जो है लगभग बहुत सारे टॉप अवार्ड जो है उसको मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और वो कहती है कि ये कोई मेरे लिए कोई बहुत हीरोइक अचीवमेंट नहीं थी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, यू विल गेट देयर, आप वहां जरूर पहुंचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और वो एकदम उसी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। और वो क्या थी, दुनिया की सबसे ज्यादा डिमांडेड, सॉफ्ट आफ्टर मतलब डिमांडेड, मल्टी परकशनिस्ट मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के परकशन के इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाली, और जो कि हजारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका शेड्यूल कैसा था, बहुत ही हेक्टिक था, पूरे दुनिया भर की वो शेयर कर रही थी। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। और जब एवलिन जो कि सुन नहीं सकती है, और जब उसको देखेंगे आप कि वो किस तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में लगी है, और उसकी जो म्यूजिक आ रही है वो कितनी सुंदर है, वो बहुत ही इंट्रीगिंग होता है, बहुत ही फैसिनेटिंग होता है, बहुत ही चमत्कारिक लगता है। ऐसा लगता है कि भला ऐसे कोई कैसे कर सकता है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और जो हमारा 2 घंटे का उसके साथ डिस्कशन था, उसमें उस 2 घंटे में उसने कोई भी एक शब्द मिस नहीं किया। Men with bushy beards give me trouble। और फिर वो कहती कि जो है उसको जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, कैसे लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, वो जो कि लोग दाढ़ी रखते हैं। क्योंकि शी लाफ्ड, वो हंसती है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो नैरेटर है वो उसे उसके इंटरव्यू के लिए गया था, तो उसने उससे 2 घंटे के लिए बात की, और उस 2 घंटे में उसको पता चला कि एवलिन ने एक भी शब्द उसके मिस नहीं किया। हालांकि वो सुन नहीं सकती है, पर उसने उसके सारे शब्द बहुत ध्यान से उसको समझे उसने। और वो फिर कहती कि ऐसे लोग जो दाढ़ी वाले होते हैं उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, बहुत ही ट्रबल, मतलब उनको समझना उसके लिए मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वो जब किसी को समझने की कोशिश करती है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिप्स ही नहीं रीड करती, उसके साथ साथ तो क्या रीड करती है, नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो खाली लिप्स ही नहीं देखती है, इट इज द होल फेस, बल्कि वो होल फेस को समझती है, स्पेशली द आईज। हालांकि सबसे स्पेशली किसको देखती है, आईज को देखती है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। और वो ताकि वो आसानी से समझ सके, और वो स्कॉटिश क्या करती, बहुत ही फ्लॉलेसली बोलती है, मतलब उसके बोलने में जरा से भी कोई कमी नहीं है, और उसका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा कैसा है, स्कॉटिश है। लिल्ट का मतलब वे ऑफ स्पीकिंग।
माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। तो नरेटर उससे पूछता है कि आखिर में आप तो सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं, लेकिन आपकी स्पीच इतना कैसे क्लियर है, आप इतना अच्छा बोलती कैसे हैं। तो एवलिन ने बताया कि वो एक्चुअली में उसकी वजह से, क्योंकि वो 11 ईयर्स तक की क्या थी, डेफ नहीं थी। उस समय तक वो सुन सकती थी उस तरीके से, जो कुछ भी सुना था उसको प्रोनाउंस करना उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। तो नरेटर कहता है लेकिन खैर इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है कि उसने आखिर में जापानीज और फ्रेंच कैसे सीख लिया, बेसिक जापानीज और फ्रेंच कैसे सीख लिया। 11 ईयर्स की जब तक रही होगी तब तक डेफिनेटली उसने स्कॉटिश तो जरूर सीखा होगा, जरूर सुना होगा, पर उसने फ्रेंच और जापानीज कैसे सुना, कैसे सीखा, ये जरूर सोचने वाली बात है। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, और फिर अगर म्यूजिक की बात करें तो एक्सप्लेन करती है, इट पार्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहती है कि म्यूजिक मेरे बॉडी के हर पार्ट में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरे स्किन्स में वो क्या करता है, टिंगल करता है, एक खास तरीके का जो है सेंसेशन पैदा करता है। कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग, मतलब चुभने जैसा कुछ जो है एक सेंसेशन पैदा करता है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों में, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी मुझे वो महसूस होता है। व्हेन शी प्लेस दी जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस दी साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर्स, और वो साउंड को महसूस कर सकती है। जब वो स्टिक को जाइलोफोन के ऊपर रखती है तो उसका जो वाइब्रेशन होता है उसकी उंगलियों से उसके बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब ड्रम्स से के अगेंस्ट क्या हो जाती है, उसमें झुक जाती है, उसके सहारे खड़ी हो जाती है, सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और वो किस तरीके के जो है नोट्स, म्यूजिकल नोट्स उसमें बह रहे हैं, बहुत ही आसानी से उसको महसूस कर सकती थी। रेजोनेंस मतलब इकोज ऑफ साउंड। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, और वो क्या करती है, एक वुडन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे म्यूजिक का परफॉर्मेंस देने वाली होती है वहाँ पे अपने शूज रिमूव करके जाती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, जिससे क्या हो कि वाइब्रेशन उसके जो है नंगे पैरों से क्या हो, उसके बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजे, जो कुछ भी बजे, वो क्या हो उसके पैरों से ट्रांसफर उसकी बॉडी में हो जाए, इस तरीके से वो पहचान सके कि वो कौन सा नोट्स बजा रही है। ये तो था पार्ट 1, और अगला पार्ट 2, आगे का जो एक्सप्लेनेशन है आपको पार्ट 2 में मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।